गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का नया टॉपिक पढ़ेंगे, उत्सर्जन। ठीक है। अब उत्सर्जन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि उत्सर्जन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो देखो, आपको पता है कि किसी भी जीव का जो शरीर है वो क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उन कोशिकाओं के भीतर क्या है, बहुत सारी उपापचय क्रियाएं चलती रहती है। उन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है कि विभिन्न रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे मतलब अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं के कारण। ठीक है। और क्या है, अगर वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हमारे शरीर को क्या है कि समय समय पर उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो कि कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उनमें रासायनिक परिवर्तन होने से बनते हैं, ऐसे पदार्थों को हम बोलेंगे अपशिष्ट या फिर उत्सर्जित पदार्थ। और इन अपशिष्ट या फिर उत्सर्जित पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलेंगे उत्सर्जन। ठीक है। तो उत्सर्जन क्या हो गया कि किसी भी जीव के शरीर में बनने वाले विशिष्ट या फिर उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं हम उत्सर्जन। ठीक है। तो देखो, हमने पाचन पढ़ लिया था। तो पाचन में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उस भोजन के विभिन्न सारे घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा, प्रोटीन्स और खनिज लवण, जल वगैरह। ठीक है। तो जब उन जो भोजन के ये अवयव है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जब इन सब के साथ ऑक्सीजन संयुक्त होकर मिलकर मतलब ऑक्सीजन संयुक्त होकर अभिक्रिया करती है तो उससे क्या है, कई प्रकार के जो मेन पदार्थ होते हैं वो तो क्या होते हैं, उनका पाचन होता है और उनको हमारे रुधिर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनका पाचन नहीं हो पाता है वो क्या है, फिर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होते जाते हैं। तो देखो, हमारे शरीर में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, एक गैस है। उसके बाद नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जो सबसे ज्यादा विषैले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद बाइल वर्णक बाइल वर्णक, जो कि पितरस हमने पढ़ा था पाचन अभिक्रिया में, अगर वो ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वो भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर को। उसके बाद में ज्यादा मात्रा में अगर हम लवण ले लें, मतलब ज्यादा मात्रा में हम नमक वगैरह खा ले वो, या फिर ज्यादा मात्रा में जो जल हम पी लेते हैं वो भी क्या है, बाद में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। ठीक है। कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, बाइल वर्णक और ज्यादा मात्रा में लिए गए लवण और जल। ये इतने क्या है, अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार है कि इन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है अगर ये ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो। अब देखो, जो जो भोजन के अवयव थे, अब उन अवयवों से कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो देखो, जो कार्बोहाइड्रेट हमने भोजन के रूप में ग्रहण किया, जब उसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो उससे बनता है जल और CO2। CO2 क्या है, एक गैस है जो कि क्या है, हमारे फेफड़ों के द्वारा नासा छिद्रों से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। और जो एक्स्ट्रा मात्रा में जो जल पाया जाता है वो भी क्या है, उत्तर के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। उसके बाद में वसाएं भी क्या है, वसाएं या फिर फैट जो है हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जब उनके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप भी क्या है, जल और CO2 का निर्माण होता है। इनको भी क्या है कि हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसाओं से तो केवल और केवल जल और कार्बन डाइऑक्साइड यही अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। लेकिन जब जो प्रोटीन हम ग्रहण करते हैं और उसके साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो उससे देखो जल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और अमोनिया और यूरिया और भी बहुत नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब देखो, सिर्फ प्रोटीन से ही नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ क्यों बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्यों नहीं बनते या फिर वसा से क्यों नहीं बनते। तो देखो, जब प्रोटीन की संरचना हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं, अमीनो अम्लों से बने होते हैं, और जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका जो मुख्य तत्व होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसीलिए जब प्रोटीन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ भी
बनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन में अमीनो अम्ल प्रेजेंट है और अमीनो अम्लों का जो मुख्य तत्व है वो क्या है? नाइट्रोजन होगा। और जब इसी नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ क्या है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ भी पाए जाएंगे, जिसमें कौन कौन से प्रमुख है? यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, ये 3 प्रकार के मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो क्या है? लंग्स द्वारा और हमारे नासा छिद्रों से होती हुई वापस क्या है? वातावरण में रिलीज कर दी जाती है और उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में जो जल होगा उसको क्या है? जो मूत्र हम उत्सर्जित करते हैं उसके रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाकी जो यूरिया और यूरिक अम्ल या फिर अमोनिया वगैरह होगा उनको क्या है? अपशिष्ट पदार्थों के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि देखो बेसिकली क्या है? जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है उसमें 3 पदार्थ प्रमुख होते हैं। पहला अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। ये जो तीनों अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में जहरीले टाइप के होते हैं। उनको क्या है? हम अपने शरीर के अंदर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या करेंगे? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अब हम पहला पढ़ते हैं अमोनिया। ये अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो देखो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें जो अमोनिया है वो क्या है? सबसे ज्यादा जो जहरीला पदार्थ है वो क्या है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। इसीलिए ऐसे जीव जो कि जल के अंदर पाए जाते हैं या जो जलीय आवास में पाए जाते हैं उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या है? अमोनिया पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो क्या करेंगे? वो जलीय अवस्था में पाए जाते हैं और जैसे ही वो क्या करेंगे? अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, अपने शरीर से बाहर निकालेंगे अमोनिया, तो वो क्या है? जल के अंदर घुल जाएगी और इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि जो अमोनिया है उसके उत्सर्जन के लिए क्या है? हमें जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए अमोनिया उन्हीं जीवों का उत्सर्जित पदार्थ होता है या अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जीव क्या है? जल के अंदर रहते हैं या जलीय माध्यम में निवास करते हैं। ठीक है, अब देखो कि अमोनिया बनती कैसे है। जब हमारे जो प्रोटीन हमने ग्रहण किया है, प्रोटीन उपापचय की विअमीनीकरण। ठीक है, प्रोटीन उपापचय का क्या होगा? विअमीनीकरण, मतलब कि उसमें से जब अमीनो अम्ल अलग हो जाएंगे और ऑक्सीकारी विअमीनीकरण प्रक्रियाओं द्वारा क्या है? अमोनिया मुक्त होती है। ठीक है, तो अमोनिया कैसे मुक्त हुई? पहले प्रोटीन उपापचय का विअमीनीकरण होगा, मतलब कि प्रोटीन अपने सरल अणुओं में टूटेगा और अमीनो अम्ल बनाएगा। उसके बाद में उसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी, जिसके कारण क्या होगा? ऑक्सीकारी विअमीनीकरण। और इन दोनों अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या है? अमोनिया निर्मित होती है, जो क्या होती है? हमारे शरीर हमारे तो नहीं लेकिन कुछ जीवों के शरीर के अंदर बनने वाला सबसे खतरनाक उत्सर्जित पदार्थ है, फिर सबसे जहरीला उत्सर्जित पदार्थ। और कौन से जीवों में बनेगा? ऐसे जीव जो कि जल के अंदर पाए जाएंगे या जो जलीय माध्यम में निवास करते हैं। ठीक है, तो अमोनिया हो गई। अमोनिया क्या होगी? जल में घुलनशील होगी और सबसे ज्यादा जहरीला अपशिष्ट पदार्थ होगी। इसके उत्सर्जन के लिए क्या? जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं और वो जैसे ही उनके शरीर से बाहर निकलती है वो क्या होती है? जल के अंदर घुल जाती है और कम जहरीले पदार्थों के अंदर टूट जाती है जल से अभिक्रिया करके। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है यूरिया। तो अब यूरिया क्या है? यूरिया जो अमोनिया होती है उससे कम जहरीला पदार्थ है। ठीक है, और यूरिया है वो हमारे नहीं लेकिन जिन जीवों में ये उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाई जाती है उन जीवों के यकृत में उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यूरिया के लिए भी क्या है? जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जितनी ज्यादा मात्रा में अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल चाहिए होता है उतनी मात्रा में यूरिया के उत्सर्जन के लिए जल नहीं होता है। उसकी मात्रा में थोड़ा कम जल में भी क्या है? यूरिया का उत्सर्जन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो यूरिया क्या होगी? यकृत में उत्पन्न होगी और यूरिया के संश्लेषण में क्या है? अमोनिया, एमिनो एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा एंजाइम युक्त क्रियाओं के चक्रीय अनुक्रम द्वारा इसका संश्लेषण होता है। तो जो यूरिया का संश्लेषण है वो किस किस के द्वारा होगा? अमोनिया, एमिनो एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, जिसमें एंजाइम भी शामिल हो गए। एंजाइम युक्त क्रियाओं के चक्रीय अनुक्रम द्वारा होता है। इस अनुक्रम को हम कहते हैं आर्निथिन चक्कर। ठीक है, कि जिस चक्कर द्वारा यूरिया का संश्लेषण होता है उसमें क्या क्या उपयोगी है? अमोनिया, एमिनो अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा एंजाइम भी। इन सब
इन सब पदार्थों के द्वारा एक चक्कर बनाया जाता है, या फिर इन सब पदार्थों के संश्लेषण के रूप में एक चक्कर का निर्माण होता है, और उस चक्कर के द्वारा होता है यूरिया का संश्लेषण, जिसे हम कहते हैं आर्निथिन चक्कर। ठीक है, ये भी यूरिया भी क्या है, ज्यादातर जो जलीय जीव होते हैं उन्हीं के अंदर क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाई जाती है। तीसरा अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल। ठीक है, जो क्या है, ज्यादातर स्थलीय जीवों के अंदर स्थलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, क्योंकि जो यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, अमोनिया और यूरिया दोनों से कम जहरीला या फिर कम खतरनाक पदार्थ होता है, और क्या है, मतलब इसके उत्सर्जन के लिए हमें जल की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए जो यूरिक अम्ल है वो क्या है, जो ज्यादातर स्थलीय जीव होते हैं उनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल्स के रूप में होता है, मतलब थोड़ा रवेदार होता है, और क्रिस्टल के रूप में क्या है, किसी भी जीव के शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निष्कासित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में कि ये यूरिक अम्ल बनता कैसे है, तो ये बनता है प्यूरिन के उपापचय से। ठीक है, किससे, प्यूरिन के उपापचय से बनता है यूरिक अम्ल। अब देखो, जैसे ज्यादातर जो उड़ने वाले पक्षी हैं, मतलब सारे पक्षी उड़ते हैं, तो जो पक्षी होते हैं उनमें क्या है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। तो यूरिक अम्ल क्या होता है, एक तो वजन में हल्का होता है और दूसरा क्रिस्टल्स के रूप में होता है। इसीलिए जो उड़ने वाले पक्षी है उनमें क्या है कि उत्सर्जी पदार्थ, वो ज्यादा उत्सर्जी पदार्थ क्या है अपने शरीर के अंदर संचित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको उड़ना है, और उड़ने के लिए जो उनका भार है वो क्या है, कम होना चाहिए। इसीलिए जो पक्षी होते हैं उनकी जो हड्डियां होती है वो भी खोखली होती है। ठीक है, क्योंकि वो जितने ज्यादा हल्के होंगे उतने ही वो ऊंची उड़ान भर पाएंगे। इसीलिए जो उनका उत्सर्जी पदार्थ होता है वो भी क्या होता है कि उसका भार भी बहुत कम होता है, और वो रवेदार या फिर क्रिस्टल के रूप में उनके शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये जैसे मतलब पक्षियों में पाया जाएगा यूरिक अम्ल, और जो हंस वगैरह होते हैं उनके अंदर, और ज्यादातर जो स्थलीय जीव होते हैं उनके अंदर यूरिक अम्ल क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा उत्सर्जन की, उत्सर्जन कहते किसे हैं, तो कि हर एक जीव क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिकाओं में क्या है, लगातार उपापचयी क्रियाएं चलती रहती है। उन उपापचयी क्रियाओं के कारण क्या होता है, बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों के कारण जीवों के शरीर में क्या है, कुछ अवशिष्ट या फिर उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अगर उन उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए उन अपशिष्ट पदार्थों को क्या है, शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और उन अपशिष्ट या फिर उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, अब है कि उत्सर्जन पढ़ लिया हमने, तो फिर हमने क्या पढ़ा कि जो उत्सर्जी पदार्थ है, तो जितने भी जीव हैं उनके शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, उसके बाद में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, उसके बाद में बाइल, वर्णक और फिर लवण या फिर जल। अगर ये ज्यादा मात्रा में हम ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, या फिर उनको भी क्या है, हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है, ज्यादा मात्रा में ग्रहण किए गए लवण और जल। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भोजन के जितने भी घटक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन और खनिज और लवण, ये तो क्या है, सीधे ही हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट, वसाएं और प्रोटीन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कुछ पोषक तत्वों का निर्माण करती है, जिनको क्या है, हमारे रुधिर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कोशिकाओं के कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है, कोशिकाओं की ऊर्जा के लिए। लेकिन कुछ क्या है, इन पदार्थों से अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा से जल और CO2 अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसमें से जो CO2 वो हमारे फेफड़ों द्वारा होती हुई और हमारे नासा छिद्रों से होती हुई वातावरण में रिलीज कर दी जाती है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। और जो जल है वो क्या है, मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में आता है प्रोटीन। तो जब प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्लों या फिर और भी बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करता है। फिर
तो मतलब प्रोटीन ही क्यों सिर्फ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनाता है, जैसे अमोनिया या फिर यूरिया, यूरिक अम्ल? क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो किससे, हमने पढ़ा था कि अमीनो अम्लों से मिलकर बनाता है, और जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका जो मुख्य तत्व होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन। इसीलिए जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है, केवल प्रोटीन से ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि बेसिकली क्या है, 3 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। सबसे पहले पढ़ा अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, सबसे ज्यादा विषैला या फिर सबसे ज्यादा जहरीला उत्सर्जी पदार्थ है। इसको तो जो जीव होते हैं वो अपने शरीर के अंदर ज्यादा समय के लिए रख ही नहीं पाते, क्योंकि अगर ज्यादा समय के लिए रखेंगे तो ये उनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और अमोनिया क्या होती है, जल के अंदर घुलनशील होती है, और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए भी क्या है, जल की आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। इसीलिए अमोनिया उन्हीं जीवों के शरीर में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाई जाती है जो कि जलीय जीव होते हैं या फिर जलीय माध्यम के अंदर निवास करते हैं। ठीक है, अब कि अमोनिया का निर्माण होता कैसे है, तो सबसे पहले प्रोटीन उपापचय की क्रियाएं होगी, जिससे विअम्लीकरण होगा। विअम्लीकरण क्या होता है, प्रोटीन का एमिनो अम्लों के अंदर टूटना। फिर उन एमिनो अम्लों की ऑक्सीजन से क्रिया होगी, जिसको बोलेंगे ऑक्सीकार्य विअम्लीकरण, और इन प्रक्रियाओं द्वारा क्या है, अमोनिया मुक्त होती है, और जो कि जलीय जीवों के अंदर होती है, और उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जलीय माध्यम में। वो जलीय माध्यम में घुलकर क्या है, कम जहरीले पदार्थों का निर्माण करती है। उसके बाद दूसरा पदार्थ यूरिया। तो यूरिया क्या है, अमोनिया से कम जहरीला होता है, और इसको भी उत्सर्जित करने के लिए अमोनिया की मात्रा में अमोनिया की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो देखो यूरिया बनता कहाँ है, जिन भी जीवों के शरीर में यूरिया उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है उनमें यकृत में बनता है। अब कि पहले अमोनिया का निर्माण होता कैसे होता है और अब यूरिया का निर्माण कैसे होता है, तो देखो जब भी यूरिया का संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, अमोनिया, एमिनो एसिड और जो कार्बन डाइऑक्साइड, उनके द्वारा एंजाइमों युक्त कुछ क्रियाएं की जाती है जिसको चक्रीय अनुक्रम कहते हैं, और इस चक्रीय अनुक्रम को हम बोलते हैं आर्निथिन चक्कर। तो ये हो गया यूरिया। यूरिया भी क्या है, ज्यादातर जो जलीय जीव होते हैं उनमें ही उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। अब अगला यूरिक अम्ल। तो देखो जो यूरिक अम्ल होता है वो ज्यादातर जो स्थलीय जीव होते हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि यूरिक अम्ल क्या है, अमोनिया और यूरिया से कम जहरीला या फिर कम खतरनाक पदार्थ होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि रवेदार या फिर क्रिस्टल के रूप में किसी भी जीव के शरीर में संचित रहता है या फिर इकट्ठा रहता है, और इसको क्रिस्टल के रूप में बाहर निकाला जाता है। अगला जो इसका निर्माण कैसे होता है यूरिक अम्ल का, तो यूरिक अम्ल का निर्माण होता है प्यूरिन के उपापचय से बनता है, और जो यूरिक अम्ल है वो ज्यादातर स्थलीय जीवों में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है, और जो पक्षी होते हैं उनके अंदर ये उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है कि इसका जो भार होता है वो कम होता है, ये हल्का होता है, और जो पक्षी होते हैं उनको क्या है, जब वो उड़ते हैं आसमान में तो वो ज्यादा भार वहन नहीं कर सकते, इसीलिए जो उनमें उत्सर्जित पदार्थ बनता है उसका भार भी कम होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे बाकी और भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और आगे हम पढ़ेंगे कि उत्सर्जन जो हमारा तंत्र होता है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, हमारा उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, उसका कार्य कैसे कैसे होता है।